बोलतीकहानी.com पर आप सुनेंगे कहानी टाइम पास। पार्वती, तुम आज और अभी ये कमरा खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। भाभी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कहीं भी जाओ, जियो मरो मेरी बला से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। रीना का दिल पिघलाने के लिए पार्वती आखिरी अस्त्र का प्रयोग करते हुए उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सिर उनके पैरों पर रखकर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सारा सामान खुद बाहर निकालोगी कि मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवाऊं? रीना खिड़की से चोर निगाहों से रोमेश के घबराए हुए चेहरे को देख रही थी। वो ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे, साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। रीना की कड़कती आवाज़ और उसके क्रोध से पार्वती डर गई और निराश होकर उसने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज रोमेश ने रीना के विश्वास को तोड़ा था। रीना के मन में विचारों की उमड़ घुमड़ मची हुई थी। 30 वर्ष से उसका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। रोमेश जैसा पति पाकर वो सदा से अपने को धन्य मानती थी। वे मस्त मौला और हंसौड़ स्वभाव के थे। बात बात में कह लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसा देना उनके लिए चुटकियों का काम था। रोमेश बहुत रसिक मिजाज भी थे। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी। 62 वर्षीय रीना 2 प्यारी प्यारी बेटियों की सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। त्रिशा और ईशा दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा चुकी थी। वो और रोमेश दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। बड़ी बेटी त्रिशा की शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, परंतु वो माँ नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से वो गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए रीना का जाना आवश्यक था। लेकिन वो निश्चिंत थी, क्योंकि उसे पार्वती पर पूर्ण विश्वास था कि वो घर और रोमेश दोनों की देखभाल अच्छी तरह कर सकती है। रोमेश हमेशा से छोटे बच्चे की तरह थे। अपने लिए 1 कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। पार्वती के रहने के कारण रीना बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद त्रिशा के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। सोमेश भी गुड़िया से मिलने आए थे। वे 2-3 दिन वहाँ रहे थे और चित परिचित अंदाज में बेटी त्रिशा से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतज़ाम करके आना चाहिए था, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। रीना शर्मा गई थी। वो धीमे से बोली, आप भी बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला कीजिए। वो चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मुंबई से वो 3 महीने तक नहीं लौटी। त्रिशा की बिटिया बहुत कमज़ोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वो 10-12 दिन तक इनक्यूबेटर पे रही थी। त्रिशा के टाँके भी नहीं सूख पाए थे, इसलिए वो चाहकर भी जल्दी नहीं लौट सकी। उसका लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ। इसलिए आखिर में जब उसका टिकट आ गया तो उसने मन ही मन रोमेश को सरप्राइज़ देने की सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी त्रिशा को भी अपने पापा को बताने के लिए इनकार कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। वो एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधी अपने घर पहुंची। गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर उसका मन घबराया कि आज रोमेश इस समय घर पर क्यों है। वो दबे पाँव घर में घुस गई और बेडरूम में पार्वती और रोमेश के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने को रोक नहीं पाई। उसने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। पार्वती बेड पर लेटी थी। ये देखकर रीना की आंखें शर्म से झुक गई। पार्वती तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु रोमेश इतना गिर जाएंगे, वो भी इस उम्र में? वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। आज रोमेश को देखकर लग रहा था कि उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। जैसे पशु अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह मार लेता है, वैसे ही पुरुष भी। इतने दिन बाद घर आने की उसकी सारी खुशी काफुर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झुलस रही है। दूर दूर तक उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने को संयत करके उसने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया। जानी पहचानी आवाज़ रोमेश की थी। पार्वती, देखो इस दोपहर में कौन आ मरा।
पार्वती अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झाँका। रीना को देखते ही उसके होश उड़ गए। रीना ने जोर से पैर मारकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। रोमेश और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैं तुम्हारी रंगरेलियाँ कैसे देख पाती? तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे बुखार था, इसलिए पार्वती से मैंने सिर दबाने को कहा था। रोमेश, कुछ तो शर्म करो। मिमियाती सी धीमी आवाज़ में रोमेश बोले, तुम जाने क्या सोच बैठी हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रीना ने हिकारत से रोमेश की ओर देखा। क्रोध में वह थर थर काँप रही थी। उसने जोर से पार्वती को आवाज़ दी, वाह पार्वती वाह, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंखें मूंद कर विश्वास किया। सब लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते रहे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी थी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। रीना आज खुद को कोस रही थी, क्यों पार्वती पर इतना विश्वास किया। वो ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में रोमेश उसके लिए खुद चाय बना कर लाए। उसके पैरों के पास बैठकर धीरे से बोली, रीना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो तो मैं बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। रोमेश, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही। प्लीज़ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, ये सब कब से चल रहा था? रीना, तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। तो ठीक है, जो बाकी है वो भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी है तो मैं फिर चली जाती हूँ। त्रिशा को इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई हूँ, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। पार्वती की सिसकियों की आवाज़ और सामान समेटने की आवाज़ बीच बीच में आ जाती रही थी। घर उजड़ सा रहा था। रीना दुखी थी। उसे पार्वती से ज़्यादा रोमेश दुखी लग रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्यों दोष दें। कुछ भी हो, पार्वती को यहाँ से हटाना आवश्यक था। लगभग 20 वर्ष पहले सुमित्रा जी ने पार्वती को उसके पास काम के लिए भेजा था। उसकी कामवाली भागवती हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी अम्मा जी के सारे काम करते करते उसकी हालत खराब थी। उसे नई कामवाली की सख्त ज़रूरत थी। सुमित्रा जी ने कह दिया था, पार्वती नई है इसलिए निगाह रखना। वो अतीत में खो गई थी। पार्वती का जीवन तो उसके लिए खुली किताब है। 21-22 वर्ष की पार्वती का रंग दूध की तरह सफ़ेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निहिरता थी। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कातर निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। उसके माथे के जख्म को देख रीना पूछ बैठी थी, ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? पार्वती धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। वो माथे को छूता हुआ निकल गया, उसी से घाव लग गया। ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब घर में छोड़कर शहर आ गई हूँ। यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा किसी को जानती नहीं। रीना को पार्वती पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वो पूछ बैठी। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते रहेंगे। लीना को रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे झूठे बर्तन याद आ रहे थे। उसने पार्वती से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किए, स्टैंड में लगाए, स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोछा भी लगा दिया। उसके काम से वो निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे वो उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौनों से खेलते और बचा कुचा खाना खाते। पार्वती मेरे घर के सारे कामों को मन लगा कर करती थी। मेहमानों के आने पर वो घर के कामों के लिए ज़्यादा समय देती।
वो भी उसका पूरा ध्यान रखती। तीज त्योहार पर वो बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती। पार्वती भी रीना के एहसान तले दबी रहती थी। रीना को अपना आत्मीय समझकर वो दिल की बातें कह देती थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। पार्वती ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया था। कहीं झाड़ू तो कहीं बर्तन तो कहीं खाना बनाना। वो देखती थी जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा अपने घोंसले में रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते उन्हें काट पीट कर बच्चों की नाप के बनाकर पहनाती। उसकी कर्मठता से रीना बहुत प्रभावित थी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उसे दे दी थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। पार्वती एक दिन महेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। रीना उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि आदमी को अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह दूसरा भी हाथ ना उठाने लगे। पार्वती ने खुशी खुशी बताया था कि वो मेरे बच्चों को अपनाएगा और वो पहले की तरह ही काम करती रहेगी। वो 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई। रोमेश को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वो तुम्हें कच्चा देकर चली गई, अब दूसरी ढूंढो, इसके भी पर निकल आए हैं। पार्वती अपने वादे की पक्की निकली। वो 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु ये क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वो नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी बिंदी माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाली, लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर, पायल, बिछिया और महावर से सजे हुए थे। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ और चटक लाल चमकीली साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर शर्म की लाली थी। रीना ने मजाकिया लहजे में उससे पूछा, क्यों री, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? रोमेश तो एक टक उसको निहारते रह गए। धीरे से बोले, ये लो, छम्मक छल्लो दिख रही है। वो तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मिसेस गुलाटी की बात रीना मान लेती। उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, ये बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। शोभा जी ने नहले पर दहला मारा था, ये बहुत बदमाश औरत है, हम लोगों से साड़ी सूट मांग कर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। रीना तल्खी से बोली थी, इन बातों से उसे क्या मतलब है? उसका काम वो ठीक से करती है, बस इतना काफ़ी है। पार्वती ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा दिया था। महेश से शादी के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वो बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना करके इधर उधर घुमा करते थे। बेटा दीप पान मसाला खाता, पैसा चुरा कर जुआ खेलता, बेटी पूजा चल के लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसके और महेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। महेश भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वो पूजा को लेकर आई थी। बोली, ये दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। पूजा को देखे हुए उसे काफ़ी दिन हो गए थे। वो जीन्स कुर्ती पहन कर आई थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। वो स्वयं उस खूबसूरत परी को एकटक दिखती रह गई थी। वो हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थे। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहता। वो कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। वो समझ गई थी कि पूजा किसी के साथ चक्कर में हो। उसने पार्वती को आने वाले खतरे से आगाह भी किया था। शायद वो भी उन बातों से वाकिफ थी। उसने महेश की सहायता से आनन फानन उसकी सगाई करवा दी थी। पार्वती खुश होकर लड़के वालों के द्वारा दिया गया सोने का हार उसे दिखाने भी लाई थी। उसने इशारों में उससे 10,000 रुपये की फरियाद भी कर दी थी। रोमेश ने उसे रुपए देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई। वे नाराज हो उठी क्योंकि उन्हें पार्वती फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम वो उन्हीं का करती थी। उनको रोज़ नहलाना धुलाना कर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती, रोज़ उनके पैरों के में मालिश करती। उनकी नज़रों में वो बदचलन औरत थी। काश उस समय वो उनकी बातों पर ध्यान दे देती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोमेश और उसके डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वे उसे एक दिन न टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि पूजा अपने प्रेमी के साथ वो सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई।
पार्वती के रोने धोने के कारण महेश ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वो उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब पूजा की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वो बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहाँ भागकर चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5-6 फ्रॉक भी लाई थी। उसकी आवाज़ और चेहरे से खुशी झलक पड़ी थी। वो बोली, भाभी हम नानी बन गए, वो है तो मेरी ही नाते। रीना मुस्कुराकर उसको देखती रह गई। मनी मन बोली, कितनी भोली है बेचारी। उसने पार्वती को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया। उसे याद आया कि जब ईशा के बेटा हुआ था तो कितनी खुशी हुई थी। रोमेश ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने उसे रुपए देते हुए देख लिया था। वो बोले, ये बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब सीधा करती है। वो बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, ज़रूरत के समय वो हमेशा हाजिर रहती है, ये नहीं देखते आप। ठीक है, ये तुम्हारी दुनिया है, जो ठीक समझो करो। इधर महेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वो रोज़ शराब पीने लगा था। वो पीकर देर रात में आता और हंगामा करता। अक्सर पार्वती पर हाथ भी उठाने लगा था। पार्वती सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन रोमेश रीना से बोल पड़े, तुम्हारी चमक छल्लो आजकल चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे, यदि पैसों की ज़रूरत हो तो दे दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है, महेश और दीप दोनों शराब पीने लगे हैं। महेश किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। रोमेश आश्चर्य से बोले, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वो दूसरी औरत पर मुंह मार रहा है। पार्वती इधर काम पर आती थी, उधर महेश की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वो कोई शिकायत करती तो महेश पार्वती की पिटाई कर देता। पार्वती किसी भी तरह अपने और महेश के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता था तो वो पार्वती के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता था। वो पिघल जाती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। वो अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर दीप भी आवारा लड़कों के साथ चोरी जुआ शराब आदि का शौकीन बन गया था। पार्वती के यहाँ वहाँ छुपाए हुए पैसे वो चुपचाप गायब कर लेता था और महेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन दीप के पर्स में रुपयों की गड्डी को देख उसका माथा ठनका, परंतु दीप ने उसे पट्टी पढ़ा दी कि वो भी ममता की मारी भुलावे में आ गई थी। परंतु एक दिन वो चाल की एक लड़की को फुसलाकर भगा ले आया था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने महेश और पार्वती को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया। 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने दीप को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में दीप को जेल में बंद कर दिया। महेश की प्रेमिका माधुरी ने अपनी कोशिशों से महेश को तो छुड़ा लिया था, परंतु पुलिस ने पार्वती को भी साथ में छोड़ दिया। अब महेश का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत माधुरी का हक महेश और उसके घर दोनों पर हो गया था। पार्वती लुटी पिटी रीना के पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देख उसका दिल पिघल उठा था। रोमेश के लाख मना करने पर भी उसने पार्वती को घर पर रख लिया था। वो बहुत खुश थी। रीना को पार्वती के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वो उसके घर व बाजार के सारे काम करती थी। उसको यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अक्सर वो अपने बच्चों और महेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। ये देख रीना का दिल पिघल उठता था। आज इसी पार्वती की वजह से उसके घर का सुख चैन लुट गया था। शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसे बिजली जलाने का भी होश नहीं था। आज उसके जीवन में ही अंधकार छा गया था। वह जब से यहाँ आई अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वो बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर उसका मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। रोमेश की आवाज़ से वो वर्तमान में लौट आई थी। वे उसे मोबाइल देकर बोले, लो त्रिशा का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कह रही है कि क्या बात है, माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है, सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फ़ोन दीजिए, वे मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही है। रीना ने हेलो बोला तो त्रिशा खींच कर बोली,
क्यों माँ, पापा मिल गए तो मुझे और गुड़िया दोनों को भूल गई? कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। रीना अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करती हुई बोली, ना बेटा, फ्लाइट में फ़ोन बंद किया था, फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर थोड़ा हींग मल दो, पेट दर्द से रो रही होगी। उसने फ़ोन काट दिया। सामने खड़े रोमेश का मुंह उतरा हुआ था। वो हाथ जोड़कर उससे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफ़ी का इशारा कर रहे थे। रीना कश्मकश में थी। क्या उसका और रोमेश का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा? वो सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्रा में बैठी थी। रोमेश अपने अनगढ़ हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाए थे। रीना, तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन प्लीज़ पहले ये सैंडविच खा लो। रीना को याद आया कि रोमेश तो डायबिटिक हैं और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। रोमेश बोले थे, मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब रीना ने सिर उठाकर रोमेश पर भरपूर निगाह डाली तो वे काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। उनका मायूस चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर उसका दिल कसक उठा था। यदि रोमेश को कुछ हो गया तो? उसने चुपचाप सैंडविच उठा लिया और खा ली। रोमेश ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया। रात दिन मजाक करने वाले हंसोड़ रोमेश को चुप और गुमसुम देख उसे अटपटा लग रहा था, परंतु आज वो मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। वो रोमेश की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। रोमेश की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ उसका पीछा कर रही थी। आज रीना दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जहाँ कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सके। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसको अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से रोमेश की धीमी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? आज उसके बढ़ते कदम नहीं रुके थे। वो रोमेश को अनदेखा कर दूसरे बेडरूम में चल पड़ी थी। बोलतीकहानी.com पर आपने सुनी कहानी टाइम पास।